डायबिटीज़ तो आप सभी जानते हैं, और किडनी के इश्यूज़। ये 4 ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हैं, और उसके साथ में ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, हार्ट रिदम के इश्यूज़। ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो खाली वयस्कों में नहीं हैं, ये बच्चों में भी होते हैं। और इनकी वजह से उनकी सिर्फ सेहत या उनकी जो ग्रोथ है सिर्फ वही अफेक्ट नहीं होती है, बल्कि उनकी एकेडमिक्स, उनकी पढ़ाई, उनका खेल कूद, हर चीज़ अफेक्ट होता है। और अक्सर हमने ये गौर किया है कि हम जो स्क्रीनिंग करते हैं वो यूजुअली एक पर्टिकुलर एज होने के बाद करते हैं, 40 के बाद या 45 के बाद। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये चलता रहा कि अगर हमको किसी चीज़ को बचाना है और बचा सकते हैं तो राइट टाइम पर हमको इंटरवीन करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये हेल्थ एट स्कूल मिशन की शुरुआत की, और मथुरा वृंदावन में हर स्कूल में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 15 स्कूल हम कवर कर चुके हैं। वहाँ पे 11वीं और 12वीं के बच्चों को, क्योंकि 11वीं और 12वीं का ये जो एज ग्रुप है, एक हम कहते हैं 15 से 18 साल की जो उम्र का एज ग्रुप होता है, ये एज ग्रुप वो है जो अब कहते हैं ना भारतीय नागरिक, या मतलब अभी ये उस स्टेज ऑफ लाइफ में है जहाँ पर कि इनके ऊपर बहुत चैलेंजेस हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में, और फैमिली के प्रेशर होते हैं, सोशल प्रेशर होता है। तो और प्लस एकेडमिक तो डेफिनेटली है ही, टीचर्स का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है। तो इस एज ग्रुप में अगर हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें और समय रहते अगर उसका निदान, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रीटेबल है। अनीमिया ट्रीटेबल है, और इंडिया का तो ये हेल्थ हज़ार्ड है अनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन, ये ट्रीटेबल है। थायराइड डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल हैं। प्री डायबिटीज़ में अगर हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर लें तो डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं। किडनी डिसफंक्शन अगर हम अर्ली स्टेज पे मालूम करें तो वो भी ट्रीटेबल है। तो ये ट्रीटेबल अगर चीज़ें हैं, और अगर हम हज़ारों बच्चों को देख करके अगर उसमें से अगर हम 100 बच्चों को भी अगर इन बीमारियों से बचा सके तो मैं ये समझूंगा कि हमारी जो मुहिम है वो सार्थक होगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये था कि अब सवाल ये आता है कि मैं स्कूलों में ही क्यों गया। तो ये तो एक पहल है, तो एक शुरुआत है। अभी हम स्कूल में गए हैं, फिर धीरे धीरे करके हम गांव में भी जाएंगे। और मेरा टारगेट है कि मतलब हमारा जो टारगेट था वो पूरा मथुरा ज़िला है, लेकिन चूँकि हमारे सबकी एक अपनी सामर्थ्य होती है, हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत हमेशा धीमी होती है, तो हमको फेजिंग मैनर में जाना पड़ता है ताकि हम भी ड्रेन ना हो। क्योंकि इनिशियली जो हमें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने का सिस्टम जो होता है, क्योंकि हर चीज़ को तन मन और धन तीनों लगता है। तन तो हम दे रहे हैं अपना, धन भी लगा रहे हैं, मन तो है तभी ये सब कर रहे हैं। लेकिन धन एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं जा कर के एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है। और वहाँ पर शुरुआत में जो हमारे अपने लोग होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमें हमें जानते हैं, हमें चाहते हैं, या जिनकी ज़िंदगी में कभी हमने कोई बदलाव लाया होता है, या जो हम पे भरोसा करते हैं, वही लोग होते हैं जो हमारी इस विज़न को समझते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। वो लिमिटेड ही होता है। और फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, लोगों को आप पर भरोसा आता है, एंड देन थिंग्स और इम्प्रूव होती है। तो हमको ये फेजिक मैनर में ही करना था। और तो मैंने पहला डिसाइड किया कि पूरा ज़िला तो हम एक ही बार में हम नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम इसको बांट दें। तो फिर हमने पहले मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा, फिर हम जो दूसरे क्षेत्र हैं यहाँ पे, जैसे माठ है, बलदेव है, वहाँ पे भी जाएंगे। और मथुरा वृंदावन में अब हम देखेंगे तो यहाँ की आबादी करीब 7.5 लाख के आसपास की है। तो मुझे और हमको ये समझना था कि मथुरा में हेल्थ को लेकर के एग्जैक्टली अवेयरनेस कितनी है लोगों में। हालांकि कैंप्स बहुत होते रहते हैं यहाँ पर अस्पताल भी हैं, हॉस्पिटल, यहाँ पर क्लिनिक्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सब हैं। मतलब उनकी कोई ऐसा, मतलब मैं अगर बोलूँ कि कमी है तो एब्सोल्यूट कमी तो नहीं दिखती, पर रिलेटिव कमी है। रिलेटिव कमी से मेरा मतलब है कोई गैप है मरीज़ों के और इन अस्पताल और डॉक्टरों के बीच में। मैं उस गैप को समझना चाहता था। चूँकि बॉम्बे में रहता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मथुरा में आकर के एक अस्पताल बना दूँ तो शायद यहाँ की बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा से ये सोचता था कि एक और अस्पताल बनाना कितनी मदद करेगा, बशर्ते इसके कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर अगर कुछ कमी है तो हम उन कमियों को पूरा करें। तो हम स्लोली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ की जो मेडिकल सुविधाएं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या हॉस्पिटल जिनकी आपने बात की, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या आप जो कैंप्स की बात कर रहे हैं, ये सब तो चलते चलते रहते हैं, आपने देखा भी होगा और नज़दीकी से आप देख भी रहे होंगे। तो आपको इनमें ऐसी क्या चीज़ लगती है कि जो कि पूरी होनी चाहिए और जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है?
मैंने जो खाली मथुरा ही नहीं, मैंने अमूमन तौर पर भारतवर्ष में जो कैंप्स वगैरह देखे हैं उसके दो कारण देखे हैं। और मैं थोड़ा सा इसमें शायद रूड लगूं आपको, और बहुत लोगों को ये बात मेरी पसंद ना आए। तो कैंप या तो इसलिए बहुत सारे लोग करते हैं कि वहाँ से कुछ मरीज़ उनके अस्पतालों में आ जाएं। तो इसको कहीं ना कहीं मैं चैरिटेबल ना मान करके कॉमर्शियली ओरिएंटेड ही मानता हूँ। बहुत जगह पर कैंप सिर्फ इसलिए होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करना है, उसको अपने पेपर्स भरने हैं, तो वो कैंप्स वो लोग करते हैं। उस कैंप में ये जो बेनिफिशरीज एक्चुअली बेनिफिशरीज ना होकर के कमोडिटी बन जाते हैं। तो वो जिस पर्पज़ से वो कैंप्स किए जाते हैं वो शायद पूरे नहीं होते। मैं हर एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर अमूमन तौर पर मैंने ये ऐसा ऐसा पाया है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसमें आगे बढ़ें, हम जब अगर हमें कुछ ऐसा करना है तो थोड़ा उनसे अलग, कि हर कैंप की एक वैल्यू हो। और वो कैंप सिर्फ इसलिए ना किया जाए कि वो वहाँ से मरीज़ हमारे अस्पतालों में आए। और यही एक कारण था कि मैंने मथुरा चुना। एक तो ये मेरी मातृभूमि है, दूसरा मेरा यहाँ कोई अस्पताल नहीं, मेरा यहाँ पर कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं बदलाव करना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर रियल में क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, एक सर्कल को कंप्लीट करना चाहता हूँ। यही एक कारण था कि जिसके लिए ये हमने टिपिकल ये पैरामीटर्स पकड़े कि हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ये हर कैंप में चेक किए जाते हैं। पर उसके अलावा लैब इवेल्युएशन जो हम लोगों ने किया, जो ट्रस्ट पूरा जिसका खर्च वहन करती है, जिसके लिए इन बच्चों को या उनके परिवार को कुछ नहीं देना पड़ता है, स्कूलों को भी कुछ नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये जिन चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं वो सब ट्रीटेबल हैं। वो मतलब वो हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, अनीमिया, थायराइड एंड ऑल। तो चूंकि कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए और कैंपों से मैं थोड़ा इनको अलग मानता हूँ। और इस बात को मैं दोबारा बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो कैंप्स और जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़, जो सो कॉल्ड चैरिटेबल एक्टिविटीज जो चल रही होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट होता है। और इस बात को लेकर के मुझे बहुत दुख है, और आई फील सैड अबाउट इट। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि आपने ये कि अपनी मातृभूमि है और मातृभूमि के लिए मैं कुछ करने की प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि कॉमर्शियल एंगल मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक सवाल आपसे जानने चाहूँगा, तो आप डॉक्टर हैं तो आप बता सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आज, उनका मूल्यांकन आप किस तरीके से कर सकते हैं? हालांकि ठीक है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन एक कह सकते हैं कि जनता के अधिकार की बात करते हुए, कि जनता का जो अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, उस हिसाब से स्वास्थ्य की सुविधाओं का मूल्यांकन आप मथुरा के लिए कैसे कर सकते हैं? अगर मैं मथुरा को अगर देखता हूँ, और मैं अभी सिर्फ बात अगर मथुरा वृंदावन की करता हूँ, 7.5 लाख की पॉपुलेशन है मथुरा वृंदावन की, या शायद 8 लाख होगी। तो 7.5 लाख या 8 लाख के लिए अगर अगर हम बात करें 1 in 1500, कि हर 1,500 पॉपुलेशन पर अगर एक डॉक्टर होना चाहिए, तो आप बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 7.5 लाख की अगर जनसंख्या है तो कितने डॉक्टर्स होने चाहिए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कैलकुलेशन आपके पास में सारी, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो पहला तो ये हो गया कि एक आइडियल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे देश में, तो आप देश की बात तो नहीं कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन की बात कर रहे हैं, तो हर 1,500 या 1,000 से 1,500 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है। उसी हिसाब से अस्पताल के बेड होने चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप मुझसे कहें तो ये एक ज़रूरत है। अब रियल में ये कितना है, इसका एनालिसिस डेफिनेटली आप जो लोग रियल में सार्वजनिक दुनिया में हैं, जो हर जगह जाते हैं, देखते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है कि मथुरा में अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि मैं जब सर्च करता हूँ तो मुझे हॉस्पिटल्स दिखते हैं। डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, एमडीज हैं, डीएम हैं, एमसीएच हैं, एमएस हैं। लेकिन उसके बाद भी एक गैप दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो गैप नहीं होता तो मैं बॉम्बे हूँ, वहाँ मुझे हर रोज़ कम से कम 10 से 15 फ़ोन आते हैं हर रोज़। तो ये मैं थोड़ा समझता हूँ कि ये कमी कहाँ है, इस गैप को ही फिल करना है। अगर वाकई में यहाँ पर उतने डॉक्टर्स और उतने हॉस्पिटल्स और बेड्स हैं, तो ये पब्लिक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। शायद वो पब्लिक तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और शायद पब्लिक उन अस्पतालों तक और उन डॉक्टर्स तक नहीं पहुँच पा रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे फाइनेंशियल रिस्ट्रेंड जो एक आम जनता का होता है वो भी हो सकता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि मैं गलत हूँ, परंतु ये है, ये एक प्रॉब्लम है। जहाँ तक ग्रामीण लेवल की बात है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह, तो उसके बारे में कमेंट करना अभी मेरे लिए बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जब तक मैं खुद वहाँ जाकर के ये नहीं देखूंगा, उसके बारे में कमेंट करना किताबी कमेंट हो जाएगा। आपने
खुद ये अभी स्वीकार किया कि 10 से 12 लोगों के फ़ोन आपके पास रोज़ आते हैं। तो आपको उन फ़ोनों से क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं जो एक सलाह, एक डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रही है मथुरा के अंदर? क्या डॉक्टर सिर्फ़ ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित सलाह, उचित मतलब उनको कह सकते हैं कि संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं। क्या ऐसा कारण आपको लगता है उनका कुछ? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, सेकंड ओपिनियन एक 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 चीज़ होती है। हर एक को ऐसा लगता है कि जिस डॉक्टर को हम जानते हैं या हमको किसी ने उसके बारे में अगर बताया है, अगर हम उससे एक बार बात कर लें, तो जो हमारा ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है या जो हमें आगे करना है उसके 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 बारे में उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक कारण ये सेकंड ओपिनियन होता है। दूसरा कारण डेफ़िनेटली मैं वापस बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं पर एक इन्फॉर्मेशन गैप है। यहाँ यहाँ पर जो भी हेल्थ एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ के बेनिफिशियरीज़ हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उनके बीच का जो गैप है, तो शायद वहाँ तक पहुँचने के मुकाबले उनको उन लोगों का मेरे तक पहुँचना थोड़ा आसान होता होगा। शायद इसीलिए वो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं। आपने जिला अस्पताल की भी बात की। हम लोगों ने अभी कोविड का समय, आप भी यहाँ मौजूद थे, आपने भी यहाँ देखा था। और कई सारे, खास तौर पे मैं इसमें पूरे शहर की बात न करके चतुर्वेदी जोड़ देता हूँ। कई सारे लोगों ने आपसे फ़ोन भी किए, बात भी की, सलाह भी ली, और आपने लोगों को सलाह भी दी कोविड से कैसे, किस तरीके से उनको सामना करना चाहिए। जो जिला अस्पताल है, आप निश्चित तौर पर वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन उसकी अनदेखी की जा रही है। ये भी, मैं भी इसको ये कह कहूँगा, क्योंकि अगर जिला अस्पताल चाहे तो शायद उस स्तर का अपना उस स्तर तक पहुंच सकता है कि जहां कि बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। कोविड के समय आप यहाँ थे, ये आपने देखा था। अब आपको क्या लगता है कि ऐसी महामारी के समय में और मथुरा में जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थीं, क्या उनको उस समय से अब तक, अब नए समय में क्या परिवर्तन है? अगर अगर भविष्य में अगर ऐसी भगवान ना करे अगर कोई चीज़, तो क्या हम लोग फिर से तैयार दिख रहे हैं आपको मथुरा शहर उसके लिए? पहला तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि ऐसी महामारी दोबारा ना आए, लेकिन कहना मुश्किल है। जहाँ तक जिला अस्पताल की बात है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है मथुरा की, तो हम फिर से दो में डिवाइड कर देते हैं इसको, सरकारी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। प्राइवेट हॉस्पिटल तो मैं जितनी बार मथुरा आया तो मुझे नए नए अस्पताल बनते हुए दिखाई दिए। वो कितने सक्षम और कारगर हैं ये कहना मेरे लिए अभी अभी मुश्किल है, क्योंकि फिर से मैं अभी मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उन लोगों से मिलना है, मुझे समझना है अस्पतालों में कितने बेड हैं और डॉक्टर्स वहाँ के कितने वेलकमिंग हैं। हालांकि मेरी वो अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन चूंकि हम डॉक्टर टू डॉक्टर रिलेशनशिप होता है तो मैं वो कर सकता हूँ और वो मेरे एजेंडा में है जो मुझे करना है। जिला अस्पताल की जहाँ तक बात है, तो जहाँ तक प्राइमा फेसी जो मेरी नॉलेज है वहाँ तक, तो मुझे तो नहीं लगता है कि मथुरा का जिला अस्पताल अभी भी उस पोजीशन पर है कि वो महामारी तो छोड़ो, किसी भी छोटे से संकट से भी निजात पाने में मदद कर सके। लेकिन उसमें पोटेंशियल है, तो शायद सरकार को उस तरफ देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मथुरा की बात करें, और मथुरा में जन्मभूमि पे जब आप जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, और यहाँ के दो जो प्रत्यक्ष देवता हैं, योगराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, और पूरी दुनिया के लोग मथुरा को केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम से नहीं जानते, और भी बहुत से कारण हैं जिनके नाम से जानते हैं। तीर्थ स्थान भी है। यमुना जी और गिरिराज जी दोनों प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं मथुरा के। गिरिराज जी, जैसा कि एक पुराणों में लिखा हुआ है कि तिल तिल करके, थोड़ा थोड़ा करके घटेंगे। और यमुना जी की दशा तो आप देख ही रहे होंगे कि इस समय यमुना जी की दशा क्या है। क्या लगता है कि यमुना जी में, कुछ लोगों का कहना भी है कि यमुना जी में जो प्रदूषण है उसकी वजह से भी बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या आप इससे ताल्लुक रखते हैं कि ऐसा संभव है कि उस पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हों? कोई भी नदी का प्रदूषित होना, वो इंसानों में और जानवरों में बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसमें कोई मतलब मैं कहूँ या ना कहूँ, ये सत्य बदलेगा नहीं। तो यमुना माँ का प्रदूषण होना बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और अगर और हमारे लिए तो खाली वो सिर्फ बीमारी की बात नहीं है। यहाँ एक ऐसी बात आती है, यमुना की जहाँ बात आती है, तो वहाँ पे बात खाली हेल्थ से रिलेटेड नहीं आती, फिर वो इमोशंस की बात आती है। क्योंकि मथुरा वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए यमुना तो माँ है, और शायद माँ से भी ऊपर है। और माँ का ऐसा रूप देख करके कौन बालक या कौन उनका बेटा या बेटी खुश रह सकता है। और जितनी अनदेखी माँ यमुना की हुई है,
जब से मैं देख रहा हूँ मेरे बाल्यकाल से लेके अब तक, शायद ही मुझे नहीं लगता धरातल पर या इस दुनिया में किसी और जीव की, मैं तो माँ यमुना को कंपेयर कर लेता हूँ चलो जीव से, किसी भी जीव की इतनी अनदेखी शायद ही हुई होगी। जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो उसके बारे में मूवमेंट चल रहा है, शेर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, चीते एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कोई फलाना फल एक्सटिंक्ट हो रहा है, कोई फूल एक्सटिंक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी माँ यमुना एक्सटिंक्ट हो रही है मथुरा से, और उसके बारे में देखने के लिए कोई नहीं है। हाँ, मोर्चे ज़रूर देखता हूँ, 2 दिन मोर्चा चलता है, बड़े हल्ले होते हैं, लेकिन तीसरे दिन सब शांत हो जाते हैं। जितनी बार आता हूँ, माँ यमुना तो पहले से भी ज़्यादा माँ है, हमें तो हमेशा सुंदर लगेगी, लेकिन बीमार तो है, और उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है फिलहाल। मतलब मैंने इसका कारण सिर्फ इसलिए मैंने यमुना जी की बात की, क्योंकि मुझे जो लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं आप कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन जब तक कि जनता उसके प्रति जागरूक ना हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसी चीज़ के लिए भी जब तक जनता जागरूक नहीं हुई, इवन यमुना जी के लिए भी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, कोई सुनने वाला, आप भी मानते हैं कि सुनाई लोगों को कमी पड़ती है, जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है तब तक माँ भी उसे खाना नहीं देती है। थोड़ी सी राजनीति की तरफ जा रहा हूँ मैं, हालांकि राजनीति से मेरा कोई खास इस समय बात करने का औचित्य नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, खूब हो हल्ला मचता है कि यमुना जी के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जनता पता नहीं क्यों चुनाव के टाइम पर अपने हित की बात, स्वयं के हित की बात भूलकर पार्टियों में चली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जनता को इसके प्रति थोड़ा जागरूक होकर और स्वार्थी बनकर इसके बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि उनको अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं मिल सकें? ये तो ये तो लोकतंत्र का एक बेसिक है कि जनता को हमेशा अ, अपने बेसिक राइट्स को फॉलो करना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। तो वो मथुरा हो या मथुरा के बाहर हो, वो रूल कभी बदलता नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब चुनाव आते हैं तो जनता भी राजनीतिक हो जाती है। जहाँ तक बात माँ यमुना की है, मैं यहाँ पर दोबारा माँ यमुना के पास आता हूँ, तो खाली हम माँ यमुना के बच्चे नहीं हैं, यहाँ के जो राजनेता हैं वो भी तो माँ यमुना के बच्चे हैं। तो हम कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने बहू तेरे, माता सुनी ना कुमाता। तो ये राजनेता ही कपूत हैं, इनके हाथ में पावर है, ये कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते, वो एक मुद्दे को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और अपनी खुद की राजनीति इस पर सेकना चाहते हैं। आज अगर माँ यमुना में सीवर लाइन या सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर जाना भी बंद होता है, हम कहते हैं ना कि अगर हम गंदगी डालना बंद। डॉक्टर साहब फिर से वापस स्वास्थ्य पर ही आते हैं। अब लगभग कितने दिन का कार्यक्रम आपका है और कितने दिन का कार्यक्रम आपका हो चुका है जो कैंप के विषय में है, और आगे इन फ्यूचर में अब आपकी क्या प्लानिंग है कि उन उन कैंपों के द्वारा आगे क्या करना है आपको? अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अभी हम 15 स्कूल के कैंप कर चुके हैं। अब चूंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए हैं 15 फरवरी से शायद बोर्ड के, तो अभी हम स्कूल के कैंप्स को विराम दे रहे हैं अप्रैल मई तक। जब बोर्ड के एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे, स्कूल दोबारा खोलेंगे, हम दोबारा से चालू करेंगे, और बाकी के जितने भी स्कूल बचे हुए हैं मथुरा वृंदावन क्षेत्र के, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, उनको हम अगले 6-8 महीने में पूरा करेंगे। पैरेलली हमारा प्लान है गाँव में जाना है, गाँव में जाकर के सिमिलर कैंप हमें गाँव में करने, क्योंकि हमको एज ग्रुप्स को कवर करना है। ये तो हमारा एज ग्रुप हो गया 15 से 18 का। अब अगला अगला हमारा जो पड़ाव है वो होगा महिलाओं का। तो हम महिलाओं के लिए कैंप करेंगे, औरतों के लिए कैंप करेंगे, तो हम उनमें भी हमको प्रेवलेंस समझ में आएगा कि इन बेसिक कंडीशंस की क्या प्रेवलेंस है। तो गांव, शहर, अभी जगह जगह पर हमें अभी कैंप्स करने हैं, और फिर फाइनली इसको पूरा एनालाइज करके, और जैसा मैंने आपको बताया कि हमको ये जो गैप है बेनिफिशरीज़ वर्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स का, उस गैप में क्या कमी है उसको पूरा करना हमारा एक टारगेट है। और फिर जिस चीज़ की यहाँ कमी है मथुरा में, जिसके लिए लोग दिल्ली, बॉम्बे, फरीदाबाद भागते हैं, वो रोकने के लिए हम यहाँ पर जो भी हेल्थ फैसिलिटी को आगे जा कर के चैरिटेबली, जिसके लिए किसी को अपनी जेब ना देखनी पड़े, जहाँ पर कोई भी आए वो सब एक समान है, ऐसी हेल्थ फैसिलिटी हम भविष्य में ऐसी बना सकें, यही धारणा है। तो मथुरा अभी रहना है। डॉक्टर साहब संक्षिप्त में एक पूछूंगा, क्या इस तरीके के कैंप आप महाराष्ट्र में भी आपने कभी लगाए हैं या ऐसे इन पर कार्य किया हुआ है?
अ, हम बॉम्बे में मुंबई पुलिस के लिए कैंप्स लगातार करते रहते हैं। हमने कोविड के टाइम चालू किया था, तो पूरा मुंबई पुलिस में हमने कोविड के कैंप्स किए थे। हालांकि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैंने किया था, तब अंजना फाउंडेशन एग्जिस्टिंग नहीं थी। और लेकिन हम अभी मुंबई पुलिस के साथ में पीरियोडिकली मेडिकल कैंप करते हैं, और उसके अलावा कुछ शेल्टर होम्स जैसे जो जो हमें मिलते हैं, हम शेल्टर होम्स में जा कर के कैंप्स करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है। इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। मथुरा, ब्रज, बम्बई में मेनली मुंबई पुलिस, और बाकी जगह पर ओल्ड एज होम्स, शेल्टर होम्स, इस तरह की जो है वहाँ पर जा कर के अपनी सर्विस देने की हम कोशिश करते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक, जो कि प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और बीमारियों की, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो एक एज ग्रुप है 16-17 साल 18 साल के बच्चों का, जिनके कि कभी टेस्ट होते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, को उनको लक्षण भी पता नहीं चलते बीमारियों के, उनको खोजकर कैसे निकाला जाए और कैसे उनको सही समय पे इलाज करा सकें। वो इन सब चीज़ों की पूरी एक विस्तृत इनके पास ब्यौरा रहता है। उसके बाद ही ये उनको डॉक्टर्स अपनी सलाह देते हैं। अगर कोई उनमें से ऐसा पेशेंट निकल के आता है या कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, तो आप उनको सलाह भी दे देते हैं। दूसरा कि इनके प्रयास हैं कि कैसे कि मेडिकल सुविधाओं, हॉस्पिटल हों, डॉक्टर्स हों, और जो पब्लिक है, मथुरा की जनता है, उनके बीच में ऐसे क्या चीज़ कमियां हैं जो पूरी नहीं है, और उनको पूरा करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर साहब के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सवाल हैं अभी मथुरा की स्वास्थ्य से जुड़े हुए, जो कि भविष्य में हम आपसे बात करके जानेंगे। और शायद हो सकता है कि मथुरा की जनता की समझ में भी कुछ आए कि उनको क्या करना चाहिए, और डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को समझ आए कि उनको मथुरा की जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।